आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को किया बेपर्दा। कहा पाकिस्तान ने कोरोना से पैदा हालात का उठाया गलत फायदा। भारत में आतंकी घुसपैठ को दिया बढ़ावा। यूएनओसीटी के वर्चुअल सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान पर झूठा और दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का लगाया आरोप। कहा हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है पाकिस्तान। कानपुर में 8 पुलिस जवानों के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे का करीबी अमर दुबे मुठभेड़ में ढेर। हमीरपुर में एसटीएफ को मिली कामयाबी। विकास दुबे की तलाश जारी। असम में पिछले 48 घंटों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार। अभी भी राज्य के 33 में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। वहीं गुजरात के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश। महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश से बहुत भारी बारिश होने की आशंका। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 61.53%। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख के पार। ब्राजील के राष्ट्रपति की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा से कोरोना वायरस फैलने के सबूतों को किया स्वीकार। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से जुलाई 2021 में औपचारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को दी जानकारी। वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा हर साल $200 मिलियन की देता है वित्तीय मदद। कोविड-19 महामारी के कारण 117 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हो रही है शुरुआत। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच होगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। जेसन होल्डर और बेन स्टोक्स करेंगे अपनी अपनी टीम का नेतृत्व। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक में मंगलवार को भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विश्व समुदाय के सामने एक बार फिर से बेपर्दा किया। भारत ने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात का गलत फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आतंकवादियों ने सीमा पार अपने सुरक्षित ठिकानों से भारत में घुसपैठ के अनगिनत प्रयास किए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख महावीर सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ने के लिए एक साथ आ रही है, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक अभियान चला रहा है। भारत ने कहा कि विश्व समुदाय पाकिस्तान पर अपने नियंत्रण में चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई का दबाव डाले। भारत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को सैन्य और वित्तीय सहायता देता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के साथ लगातार भेदभाव और अत्याचार किया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के फर्जी बयान को खारिज करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान अपनी दुर्दशा पर ध्यान दे। और कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में आज पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी साथी अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। पुलिस को विकास दुबे के बेहद करीबी अमर पर बिकरू शूटआउट में शामिल होने का शक था। एनकाउंटर आज सुबह हुआ। अमर दुबे के हमीरपुर में होने की सूचना पर एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। अमर को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें अमर दुबे मारा गया। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे और थाना चौबेपुर की मिलीभगत मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी कानपुर नगर ने थाने में तैनात लगभग 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे लखनऊ से। रामेंद्र, क्या ये पूरा जो एनकाउंटर है इसके विषय में बताइए। जो अमर दुबे है वो कितना करीबी साथी था, कितना बड़ा सहयोगी था विकास दुबे का, और कितनी बड़ी कामयाबी समझा जाए इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए? लेकिन देखिए, जैसे ही विकास दुबे की घटना हुई, पुलिस उसी दिन से तत्परता से लगी है और एक एक जो उनके शागिर्द हैं, जो साथी हैं, उनको तलाश कर रही है। और इसी क्रम में उसने अमर दुबे को ट्रेस किया। लगभग पुलिस के पास सारा खाका है, कौन कौन लोग विकास दुबे के समय उनके साथी बने थे, किन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, तो मोटा मोटा सारी डिटेल्स पुलिस के पास आ गई। एसटीएफ को लगाया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो एसटीएफ के डीआई
उनको हटा दिया गया है, क्योंकि एसएसपी रहते हुए उन पर ये चार्ज लगा कि जो सीओ ने रिपोर्ट दी थी, जो सीओ ने पत्र दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं की। एसएसपी डीआईजी एसटीएफ दूसरे सुधीर सिंह को बनाया गया है, लेकिन जो एसटीएफ लगातार काम कर रही थी, ट्रेसिंग कर रही थी, तो अमर दुबे को आज हमीरपुर में मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये बड़ा करीबी साथी माना जा रहा है, इसके कई फोटोज वायरल हुए हैं और आपराधिक इतिहास भी है। तो ये पुलिस से मान के चले कि जो लोग आए, दूसरा जिन लोगों की ट्रेसिंग हो रही है उनसे विकास दुबे की भी जानकारी ली जा रही। तो आज बड़ी कामयाबी पुलिस के खाते में ये है। दूसरे अमर को हमीरपुर में मौदहा में मुठभेड़ में ढेर कर दिया जी। उसके अलावा अमर दुबे के अलावा जो विकास दुबे जो मुख्य आरोपी है, उसके धरपकड़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? उसके लिए तलाशी अभियान जरूर चलाया जा रहा है। कुछ इनपुट्स अगर आपके पास हो तो दे। जो निखिल जो विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 टीमें बनाई पुलिस की, और ये लगातार काम चल रहा था। से ज्यादा नंबर लगाए गए। आपको बता रहे थे 68 लोगों को जो थाना था, पूरे थाने को एसएसपी ने हटा दिया है, दूसरी नई पोस्टिंग की गई, जिससे कोई भी सूचना पुलिस की अब लीक आउट न होने पाए, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और पुलिस लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। फरीदाबाद की बात कर रहे हैं कि विकास दुबे की वहां जब जानकारी हुई तो पुलिस वहां इस तरह से लगातार पुलिस पीछे है। हमें लगता है पुलिस को जल्दी कामयाबी मिलने की संभावना है विकास दुबे के मामले में। तो एक एक करके साथी उठाए जा रहे हैं, जो लोग उनके साथ है, जो उनके साथ अधिक गतिविधियों में साथ है, उन सभी लोगों को उठाया जा रहा है। तो पुलिस लगातार सही पहुंचती जा रही है विकास दुबे के लिए। एसएसपी कानपुर नगर ने, जैसा कि अभी आपने बताया, हमने खबर में भी बताया कि 68 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया है। मिली भगत को लेकर के जिस तरह से सामने आ रहे हैं तथ्य कि पुलिस कर्मियों की मिली भगत थी इस पूरे एनकाउंटर में, कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने भी मुखबिरी की थी विकास दुबे के लिए और साजिश हुई थी, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इन 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। देखिए, इस पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे मामले को। और अब आप देख लीजिए कि जो एसएसपी आनंद जो उस समय जिनको लिखा था और आईएसओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, लिया था। दूसरे अभी एक आईजी है जिन्होंने जो हिस्ट्री सीट थी उसकी शिकायत को है। तो इस तरीके एक चीज तय हो रही है कि कहीं न कहीं उसको प्रत्यय मिल रहा था, और वो मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराध कैसे बच रह गया। 3 साल की सरकार सारे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो उसको बताया गया और कैसे संबंधित थाने ने उसकी हिस्ट्री नहीं बताई, कैसे टॉप 10 के अपराधियों से आया। तो ये चीजें इस क्रम में आज हटा दिया गया है। सुधीर सिंह को नया एसटीएफ डीआईजी बनाया गया है। आईजी से क्या गया है, आईजी जो लखनऊ की आई थी उनको जांच दी गई, जो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पूरे कार्यालय सीज कर दिया गया है, उनका रिकॉर्ड दी गई है। जाहिर है कि केस मुख्यमंत्री मॉनिटर करना तो बहुत काम होगा, और पुलिस लगातार लगी हुई है और सबके खिलाफ होती जा रही है थाने के। चलिए रामेंद्र, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क पे कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन लगभग आपने अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी है। बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका, और आप इस पूरी खबर को, इससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको ट्रैक करते रहिए। हम आपसे समय समय पर और अपडेट लेते रहेंगे। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। एलजी पॉलीमर्स से गैस रिसाव के मामले में विशाखापत्तनम पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एलजी पॉलीमर्स के सीईओ और 2 निदेशकों के अलावा 8 अन्य अधिकारी शामिल हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में 3 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इनमें 2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इंजीनियर हैं और 1 फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। सोमवार को गैस रिसाव की घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार कमेटी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क में हैं। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य में तेजी से लगा हुआ है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिनमें लद्दाख का विकास तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये सड़कें इस क्षेत्र में सेना के जल्द आवागमन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लद्दाख में सामरिक महत्व के एक ऐसे ही क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। आपको बता दें कि गलवान की हिंसक झड़प के बाद पहली बार कोई मीडिया की टीम पूर्वी लद्दाख के अहम इलाकों में पहुंची है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम चल रहा है, उसमें भारी तादाद में झारखंड, बिहार, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मजदूर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ लद्दाख के स्थानीय जो निवासी हैं वो भी, यहाँ पे गांव में रहने वाले लोग भी
बड़ी संख्या में जो यहाँ पर काम कर रहा है। आइए ऐसे ही एक सज्जन से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? नवांग तम्पेल। नवांग तम्पेन है। तो आप यहाँ पर सड़क बनाने का काम कब से कर रहे हैं बीआरओ के साथ? मैं 2008 से हूँ सर। 2008 से आप? तो आप लगातार ये काम कर रहे हैं। ये काम कितना मुश्किल होता है? क्योंकि मजदूरी तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस वक्त हम जहाँ पर हैं ये शायद 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। तो मुश्किल कितना है यहाँ पर काम करना, मजदूरी करना? कितना मजदूरी इतना नहीं है सब लोग। हमारा जितना खेती का काम करता है वही सेम है सब। थोड़ा यहाँ मुश्किल थोड़ा है सुबह आने का, सुबह शाम आने का। हमको सब कुछ ऐसे तो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। गांव वालों को क्या फायदा है ये जो सड़कें बन रही है इससे? क्योंकि गांव वालों के लिए भी तो बड़ा जरूरी है ये। गाँव वाले को इतना फायदा है सब लोग। हम लोग गरीब से गरीब है सब, उसको रोजगार गरीब इधर बड़ा रोड से मिल रहा है सब। कितना लोग आपके गांव के लोग इसी काम में रहते हैं? हमारा यहाँ है जो 83 मेरा को है सब लेवल यहाँ अभी है सब। क्योंकि 7 गाँव से आ रहा है सब। 7 गाँव से मैं लेकर आ रहा है सब। जैसे आपने बताया बड़ा ये इम्पोर्टेंट सड़क है, ये बहुत ज़रूरी सड़क है क्योंकि यहाँ से आर्मी के लोग भी जाते हैं, यहाँ से टूरिस्ट भी आता है जो घूमने आता है, गांव वाले भी आते हैं। तो ये आप 2008 से जुड़े हुए हैं ना? तो क्या ये जो काम है पहले से ज्यादा तेजी से हो रहा है? स्पीड इसने पकड़ी है क्या? पहले बिल्कुल सिंगल रोड है सब। अभी 2 साल से इतना काम निकल गया सब, इतना बढ़िया काम हो गया सब, पूछो मत सब। क्योंकि लोग पब्लिक लोगों ने भी बोलता है सब आओ 2 साल के अंदर गरीब ये रोड इतना बढ़िया बन रहा है। और जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास के इलाकों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। तड़के करीब 3 बजे ये गोलीबारी बंद हुई। और देश भर में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए भारत सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। पहली बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण का काम किया जा रहा है। बीते 3 महीने के दौरान 2,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर टिड्डियों को नियंत्रित करने का काम किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। सीमा पार पाकिस्तान से भारत में आकर आतंक मचा रही टिड्डियों पर केंद्र सरकार ने पहली बार एयर स्ट्राइक कर इनके समूल के खात्मे की योजना पर काम किया। किसानों के लिए चिंता का सबब बनकर देश में गदर मचा रहे टिड्डी दलों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश भर में कार्यरत टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा 11 अप्रैल 2020 से 6 जुलाई 2020 तक 2.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कैंपेन चलाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 1,43,422 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया जा चुका है। पहली बार टिड्डी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर काम करते हुए पहली बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी जिलों में 15 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर आने वाले समय के अंदर उसी क्षेत्र के अंदर रहेगा और वहां रहकर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा से टिड्डी भारत में प्रवेश करेगी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भी छिड़काव किया जाएगा और ट्रैक्टर से भी स्प्रे करके ट्रैक्टर की मशीन के द्वारा भी स्प्रे किया जाएगा। कुल मिलाकर एक ही है कि टिड्डी को किस तरह से हम नियंत्रित करें, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। 6-7 जुलाई 2020 की रात को एलसीओ कार्यालय द्वारा राजस्थान के 7 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर और जयपुर में 22 स्थानों पर अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक स्थान पर नियंत्रण अभियान चलाया गया। टिड्डी रोधी अभियानों के लिए हवाई छिड़काव क्षमता मजबूत बनाई गई है। राजस्थान के अधिसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के उपयोग के द्वारा टिड्डी रोधी अभियान में परीक्षण कार्य पूरा किया है। टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में छिड़काव वाहनों के साथ 60 नियंत्रण दल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में नियुक्त कर दिए गए हैं और साथ ही केंद्र सरकार के 200 से ज्यादा कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण परिचालनों में लगे हुए हैं। सीमा पार पाकिस्तान से आफत बनकर आए टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के टिड्डी नियंत्रण दल ने 47
व्हीकल माउंटेड ऑटोलो वॉल्यूम स्पेयर जहां तैनात किए हैं, वहीं ब्रिटेन से 15 अल्वा मास B4 मशीनें मंगवाकर कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि सरकार की इस पहल से एक और जहां टिड्डियों पर समय रहते नियंत्रण किया जा सकेगा, वहीं देश के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी इन टिड्डियों को समूल रूप से नष्ट भी किया जा सकेगा। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गुजरात में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। अरब सागर के तट पर बसे पश्चिम सौराष्ट्र के जिले देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और राजकोट में सोमवार से ही मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया था। लगातार बारिश से राज्य के कुल 205 बांधों में से 12 बांध 100% भर गए हैं और बाकी बांधों में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य के 25 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांधों के साथ साथ राज्य की 17 छोटी मोटी नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हालात पर नजर रखे हैं और लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इन तटीय जिलों में पहले से ही तैनात एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 9 टीमों को तैनात किया गया है, जो दक्षिण गुजरात के वालसाड, नवसारी, सूरत, सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, कच्छ और गिर सोमनाथ में राहत और बचाव का काम पूरी शिद्दत से कर रही हैं। अन्य 4 टीमों को भी वडोदरा और 1 टीम को गांधीनगर में रिजर्व में रखा गया है। और असम में पिछले 48 घंटे में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी राज्य के 33 में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां करीब 2 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। कल बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत के बाद इस बार बाढ़ में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व क्षेत्रों में कल अगले 2 से 3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय इलाकों संकोश, मानस और बेकी में गुरुवार और शुक्रवार को भीषण बारिश हो सकती है, जिससे धुबरी, चिरांग, बक्सा, बोंगईगांव, बारपेटा और नालबाड़ी जिलों में 10 जुलाई के बाद कुछ इलाके पानी में डूब सकते हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में यहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी की है। कई राज्यों में इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा अधिक होता है और कैसे सावधानी बरतकर हम इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं, इस विषय पर बात की हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने डॉक्टर नवीन विग से। बरसात के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए बरसात के मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहा जाता है। इस मौसम में किस तरह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नवीन विग। डॉक्टर विग, कौन सी बीमारियां बरसात के मौसम में अधिक होती हैं? बरसात के मौसम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खाने, पानी और मच्छरों के कारण जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं। लेकिन हमें बरसात का मज़ा कैसे लें, बरसात के समय हम स्वस्थ कैसे रहें, इस बात का हमें ख्याल रखना है। बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? बरसात के समय हम स्वस्थ कैसे रहें, तो हमें उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखें। और इम्यून सिस्टम को ठीक कैसे रखेंगे? अगर हम खाना थोड़ा खाएंगे और साफ़ खाना खाएंगे, अगर हम अपने पानी की मात्रा पूरी रखेंगे और साफ़ पानी पिएंगे, और अगर हम व्यायाम थोड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, थोड़ा व्यायाम कीजिए, और बारिश में भीग गए तो सफाई का ख्याल रखते हुए इमीडिएटली आप नहा लीजिए, ताकि उससे आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम ना हो और आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो फ्रिज में रखा हुआ बार बार खाना चाहिए। तो और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमें अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए और उन्हें कम मात्रा में इस मौसम में खाना चाहिए। स्वच्छता ही बरसात में स्वस्थ रहने का एकमात्र मंत्र है। धन्यवाद डॉक्टर विग हमसे बात करने के लिए। बरसात के मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी सावधानियां रखें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और आप इस मौसम का पूरा मजा ले सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और
भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया है। मंगलवार को क्लाइमेट एक्शन पर आयोजित वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक के चौथे संस्करण में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर से विकसित देशों से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि 2020 तक $1 ट्रिलियन के देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने इस साल के अंत तक इस वादे के पूरा होने की उम्मीद जताई। भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2005 से 2014 के बीच भारत ने अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी हासिल की है। इसके साथ ही बीते 5 साल में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 226% बढ़कर 27 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिसे आगे चलकर 450 गीगावाट करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में भारत का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल भूभाग का लगभग 24.56% है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इस साल 1 अप्रैल से देश में भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक लागू कर दिए गए हैं। डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कार्डियोलॉजिस्ट और जून स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा रेड्डी ने देश की पहली स्वदेशी कार्डियक स्टंट कलाम राजू स्टेंट के बारे में जानकारी दी। इस स्टंट के निर्माण में डॉक्टर रेड्डी ने बतौर प्रमुख जांचकर्ता अहम योगदान दिया है। आइए देखते हैं इस स्टेंट के निर्माण की प्रक्रिया के कुछ अहम पलों को लेकर उनके साथ बातचीत के अंश। We were at Nizam's Institute of Medical Sciences in Hyderabad when Dr. Kalam actually visited to see one of his colleagues admitted there. And typical of Kalam, I mean, he just during a casual discussion, he said, "Why are we still dependent on imported drugs and imported devices?" So that small talk led to formation of a Society for Biomedical Technology, with participation from the Council for Scientific Industrial Research and the Defense Research Development Organization, for which Dr. Kalam was the head at that point of time, and the Nizam's Institute of Medical Sciences team. So we started this project with that stimulating comment that we have to be self-reliant. And I think it resonates with the current slogan, the Atmanirbhar. It was a challenging experience, but when we completed the development of the stent and successfully demonstrated that it is safe and effective in the first-in-man study across 10 hospitals in the country, we had that Lagan moment. I mean, we had absolutely inexperienced people, but were able to come up and compete with one of the best and the most challenging technology in medical devices. और आप डॉक्टर एन कृष्णा रेड्डी के साथ ये पूरा साक्षात्कार आज शाम 5:30 बजे डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर रात 8 बजे देख सकते हैं। और देश में कोरोना से मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 61.53% हो गई है। अभी 2,64,944 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 4,56,830 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना से दुनिया भर में 1,17,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 5,42,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 29,91,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 1,31,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। इस बीच अमेरिका में जिन स्टूडेंट्स की सभी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, उन्हें देश लौटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से कुल 10 लाख स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। और ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस महामारी से ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संक्रमित होने के बाद लोगों से कहा है कि वो अपना उपचार करने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले रहे हैं, जिससे वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को ब्राजील में संभावित इलाज के रूप में देखा गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्राजील के राष्ट्रपति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना वायरस से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील अब जहां पर कोरोना से 16,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से ब्राजील में 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 6 जुलाई को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के 505.37 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत इस मामले में 1453.25 है। चिली में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड के 15,459.8 मामले हैं, जबकि पेरू, अमेरिका, ब्राजील और स्पेन में ये 9,070.8, 8,560.5, 7,419.1 और 5,358.7 प्रति 10 लाख है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मरने वालों की संख्या 14.27 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना से भी अधिक 68.29 है। ब्रिटेन में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मरने वालों की संख्या 651.4 है, जबकि स्पेन, इटली, फ्रांस और अमेरिका में यह आंकड़ा क्रमशः 607.1, 576.6, 556.7 और 391.0। और अब बारी हमारे सेगमेंट डीडी डिलाइट्स की, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुपरहिट धारावाहिकों की कुछ झलकियां। नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगाल। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। श्री कृष्णा के गुरुवार के एपिसोड में आप देखेंगे श्री कृष्ण और बलराम आपस में बातचीत करते हैं काले वन के बारे में। वो काले वन को पराजित करने के लिए एक योजना बनाते हैं। आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु, सत्य हुई। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है। कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। सो उसके लिए जो योजना मैंने बनाई है वो तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेला और निहत्था जाने दो। अकेला और निहत्था? हाँ, निहत्था। आखिर क्या है कृष्ण की योजना? जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में आप गुरुवार को देखेंगे कि तमाम मुश्किलों के बावजूद ध्रुव अपनी तपस्या को जारी रखते हैं। ध्रुव के माता पिता जंगल जंगल ध्रुव को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ध्रुव की तपस्या के समय उनके सामने एक शेर आ जाता है। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया, और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? खाना छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ दूंगा। तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना? अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे पुत्र। अब ध्रुव की रक्षा आखिर कौन करेगा? जानने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे धारावाहिक विष्णु पुराण डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में गुरुवार को आप देखेंगे कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं कि महादेव का अवतार पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है और ये अवतार संकट मोचन के रूप में सभी दुखों को हर लेगा। वायुदेवा देवी अंजनी, आंखें खोलिए। हम आप दोनों की साधना से प्रसन्न हुए। प्रणाम पवन देव। हम धन्य हो गए पवन देव, हमारी साधना सफल हो गई। देवी अंजनी, भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूं। आप उनका तेज स्वीकार करें।
तो देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में गुरुवार को आप देखेंगे कि मेजर रंजीत सिंह प्रोफेसर विश्वास को बताते हैं कि वो भी कराडूंगा के रहस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर रंजीत सिंह एक योजना बनाते हैं और वो पारदर्शी आकृति को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां पारदर्शी आकृति मेजर रंजीत सिंह पर हमला कर देती है। फिर मेजर रंजीत सिंह एक योजना बनाते हैं। मेजर, आखिर वो कौन था जिसने कल हमारे साथियों की जान ली? क्यों? कौन था वो? इसी सवाल ने हम फौजियों को यहाँ पर काराडूंगा में ठहरने पर मजबूर किया है प्रोफेसर। आपका मतलब है कि फौज भी यहाँ काराडूंगा के रहस्यों को जानने के लिए आई है? आई तो नहीं थी, पर आने के बाद जानना जरूर चाहती है। क्या आपको यहाँ तस्कर मिले? हाँ, हमने उनके दल को पकड़ भी लिया था, मगर इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा क्या हुआ था? वो सब मोम की तरह गल कर ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो वहां पर है, चारों तरफ से फायर करो, बचने न पाए। शूट! दोबारा हमला जरूर करेगा, मगर इस बार उसकी मौत होनी चाहिए। क्या है मेजर रंजीत सिंह की योजना और क्या ये सफल होगी? देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर धारावाहिक शक्तिमान में। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।